Good morning class, how are you all? Hope so you all are good, all are well and I really hope so आप अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि बेटा 12th है सो उसको लाइटली मत लेना। चाहे कोविड हो चाहे विंटर्स हो, एग्ज़ाम्स तो डेफिनेटली होंगे और सब्जेक्टिव आएंगे सारे, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो आवर यूनिट इकोलॉजी इज स्टार्टेड येस्टरडे और इसमें भी हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन कर रहे थे, जिसका मैंने आपको इंट्रो दे दिया था किस बारे में पढ़ना है। हम इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया था, ठीक है। तो बेटा हम इसमें हमारे एबायोटिक फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे थे कि कैसे बायोटिक फैक्टर्स इंटरेक्ट होते हैं एबायोटिक फैक्टर्स से। एबायोटिक फैक्टर्स में हमें इस यूनिट में 4 पढ़ने थे। कौन कौन से थे हमारे? वाटर, लाइट, सॉइल एंड टेम्परेचर। एज मच एज आई रिमेंबर सॉइल और लाइट मैंने आप लोगों को करा दिया था। आज मुझे आप लोगों को टेम्परेचर कराना है एंड आफ्टर टेम्परेचर वी हैव टू डिस्कस अबाउट वाटर, ठीक है। तो चलिए हम हमारे एबायोटिक फैक्टर से स्टार्ट करते हैं। एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर। तो बेटा एबायोटिक फैक्टर में भी हमें आज कौन सा डिस्कस करना है? दैट इज टेम्परेचर। तो चलिए टेम्परेचर को स्टार्ट करते हैं। It is a very important abiotic factor. It is a very important abiotic factor which affect living organism in a number of ways. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कई तरह से क्या करता है? अफेक्ट करता है, अपना प्रभाव डालता है, ठीक है। लिविंग बीइंग्स एक डायनेमिक सिस्टम है। जो लिविंग बीइंग है वो क्या है बेटा? एक डायनेमिक सिस्टम है जिसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती हैं। जितना भी लिविंग बीइंग है या लिविंग वर्ल्ड है उसमें कंटिन्यू क्या होती है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। कभी एनाबॉलिक होंगी तो कभी कैटाबॉलिक, कभी कुछ बनेगा तो कभी कुछ टूटेगा। हर सेल में हर सेकेंड, ठीक है, कुछ ना कुछ बनता ही रहता है और ये रिएक्शंस हमेशा एंजाइम्स की प्रेजेंस में होती हैं। हमें पता है कि ऑल द रिएक्शंस आर एंजाइम बेस्ड रिएक्शंस और ये जितने भी एंजाइम्स हैं ये सब एंजाइम्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, ठीक है। ना तो उससे ज़्यादा पे काम करते हैं और ना ही उससे कम पे काम करते हैं। और वो टेम्परेचर जिस पे एंजाइम वर्क करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। क्या होता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? एक वो टेम्परेचर जिस पे एंजाइम्स अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइम एक्शन इज क्या हो सकता है? ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर for enzymatic reactions are as follows, ठीक है। तो ये आपका कैसे कैसे वेरी कर सकता है। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो बिल्कुल सब जीरो कंडीशन में पाए जाते हैं, बिल्कुल पोलर रीजन में पाए जाते हैं, बिल्कुल कोल्डर रीजन में। तो वहाँ पे भी क्या है आपके ऑर्गेनिज्म्स हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रही है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो +50 पे भी पाए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 50 डिग्री सेल्सियस पे भी प्रेजेंट होते हैं। इवन कुछ तो ऐसे हैं जो 100 डिग्री सेल्सियस पे भी बहुत ईजिली सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। जो 100 डिग्री सेल्सियस पे भी बहुत ईजिली क्या करते हैं बेटा? सर्वाइव करते हैं। कैसे कैसे करते हैं ये? सब जीरो टू दे मे बी सब जीरो टू 50 डिग्री प्लस सेल्सियस पे भी आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो 100 डिग्री सेल्सियस पे पाए जाते हैं। वो जो 100 डिग्री सेल्सियस पे पाए जाते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे आर्के बैक्टीरिया, जिसको हम ट्रू बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। दीज आर अवर आर्के बैक्टीरिया, ठीक है। कैसे होते हैं? आर्के बैक्टीरिया। अब बात आती है कि ये जितने भी आर्के बैक्टीरिया होते हैं ये इतने हाई टेम्परेचर पे काम कैसे करते हैं, ठीक है। आगे बैक्टीरिया में हाई टेम्परेचर पे काम कैसे करेंगे? क्योंकि एंजाइम्स जितना हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा है, एंजाइम्स एट लास्ट
30 डिग्री और मैक्सिमम 35। इसके ऊपर एंजाइम्स में डीनेचुरेशन हो जाता है, तो खत्म हो जाते हैं, वो प्रॉपर्टीज परफॉर्म नहीं करते। तो फिर जो आगे बैक्टीरिया हैं, एंजाइम्स तो इसमें भी हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस तो इसमें भी हो रही है, तो इसमें ऐसा क्या है कि वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर पा रहे हैं बेटा? हैव यू एनी आइडिया? तो देखो जो आगे बैक्टीरिया होते हैं इसमें कुछ एडेप्टेशंस होती है। इस पूरे चैप्टर में हमें एडेप्टेशंस, चेंजेस, यही सब डिस्कस करना है। जो आगे बैक्टीरिया होते हैं इसमें दो तरह के एडेप्टेशंस होते हैं। इसमें ऐसे प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो 100 डिग्री सेल्सियस पे भी काम करते हैं, तो इसमें कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं। आगे बैक्टीरिया में क्या होता है? स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। और वो कैसे प्रोटीन्स होते हैं? एंटीफ्रीज प्रोटीन्स, क्या कहते हैं उसको? एंटीफ्रीज प्रोटीन्स, और वो हाई टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, हाई टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी बात होती है किसके बारे में? आर्के बैक्टीरिया के बारे में। अब हमारे टेम्परेचर पे बेस्ड दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, द यूरोथर्मल और यूरोथर्मिक ऑर्गेनिज्म, यूरोथर्मल ऑर्गेनिज्म एंड स्टीरियोथर्मल ऑर्गेनिज्म, एंड द सेकंड वन इज स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म। यूरोथर्मल और स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूरोथर्मल में बेटा आपको क्या आता है? वो एनिमल्स जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं? टॉलरेट कर सकते हैं, टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। और जो क्या होते हैं आपके स्टीनोथर्मल होते हैं, वो क्या करते हैं? टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो इस तरह से दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अलग अलग एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं। अगर मैं यूरोथर्मल की बात करती हूँ, यूरोथर्मल का एग्जांपल आपका क्या होगा? ह्यूमन्स, फ्रॉग्स, मतलब जो ठंडे मौसम में भी रह सकते हैं और गर्म में भी। यूरोथर्मल का आपका एग्जांपल क्या रहेगा? ह्यूमन्स, कैट, ओके, डॉग, काउस, a number of mammals, ठीक है। And in स्टीरियोथर्मल the example would be crabs, ठीक है, crabs, few reptiles and few insects, few reptiles and few insects। तो ये होता है आपका स्टीरियोथर्मल और यूरोथर्मल। वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर की मतलब ऊपर नीचे का फ्लक्चुएशन होती है तो वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नैरो रेंज में क्या होगा? स्टीरियोथर्मल में कि अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ, थोड़ा सा भी फ्लक्चुएट हुआ, तो वो एकदम से डाई हो जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे, उनकी जो रिएक्शन है, जो बिहेवियर है, वो सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये होंगे आपके स्टीरियोथर्मल में बेटा। कॉरल्स भी आ सकते हैं इसमें, जो हमारे कॉरल्स होते हैं ना, कॉरल्स भी आपको किसमें आते हैं? स्टीरियोथर्मल में आते हैं। तो ये आपका होता है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कैसे एक रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा आएगा वो कौन सा आएगा बेटा? द नेक्स्ट वुड बी वाटर, ओके। तो कौन सा होगा नेक्स्ट? नेक्स्ट हमारा होगा वाटर। तो चलिए वाटर को लेके चलते हैं। और वाटर की इंपॉर्टेंस भी अगर हमें बतानी पड़े तो बस वही, वाटर तो सबको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है वाटर। We all know the importance of water. Our own body is made up of 70% water. 70% water is present in our body. The fourth, last but not least, the fourth factor would be water. The basic requirement of life, essential for life, essential for
लाइज। ठीक है, वाटर की इंपॉर्टेंस, हमारी जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो सब वाटर के प्रेजेंस में होती है। अगर वाटर नहीं होगा तो रिएक्शंस भी नहीं हो पाएंगे बेटा जी। ठीक है, जितनी भी रिएक्शंस हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं, वो सब किसकी प्रेजेंस में काम करते हैं, वाटर की प्रेजेंस में काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये चीज़ अब बताने की बात नहीं है क्योंकि मैं आप लोगों को बता भी चुकी हूँ इस बारे में, तो लेकिन फिर भी देख लीजिए, फोटोसिंथेसिस, द रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो वाटर। रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है? मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब इसका रॉ मटेरियल है बेटा जी, फोटोसिंथेसिस का है। ठीक है, ऑल एंजाइम्स आर हाइड्रोलाइटिक इन नेचर, जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो हाइड्रोलाइटिक होते हैं, मतलब वो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ही काम करते हैं। ऑल द एंजाइम्स आर हाइड्रोलाइटिक इन नेचर। हाइड्रोलाइटिक इन नेचर। ठीक है, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ वाटर। अब आप कहोगे मैम वाटर की हेल्प से कैसे, हमने तो सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा है कि ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। तो अगर आप लोगों को याद हो, हमारी बॉडी में 2 फ्लूइड होते हैं। जो ब्लड है, ब्लड इज मेड अप ऑफ 70% प्लाज्मा। ठीक है, हम 90% प्लाज्मा, हमारे ब्लड में 90% प्लाज्मा मिलता है और उस 90% प्लाज्मा में 70% वाटर मिलता है। बाकी प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स, न्यूट्रिशन, वेस्ट प्रोडक्ट्स, हार्मोन्स, ये सब मिलेगा, लेकिन 70% इसमें वाटर मिलता है, 90% प्लाज्मा में। तो बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस कर रहा है वो कौन है? आपका वाटर है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस से कब लगता है? इट मे बी फूड, इट मे बी वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, और इट मे बी ऑफ हॉर्मोन्स। The next is help in the excretion. Without water, you can't excrete. Help in excretion. अगर वाटर नहीं होगा तो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी स्प्रेड हो जाएगी, फैल जाएगी और कुछ भी वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से रिमूव नहीं होगा। तो ये होता है आपका एबायोटिक फैक्टर में। अब आगे देखते हैं कि वाटर मिलता कहाँ से। काफ़ी सारे सोर्सेज होते हैं, उसमें ही जो उन सब सोर्स में ही एक सोर्स आता है सॉइल वाटर, जिसको हम होलैंड कहते हैं। ठीक है, एक टर्म आती है यहाँ पे होलैंड। व्हाट डू यू मीन बाय होलैंड? होलैंड से आप क्या समझते हैं? वाटर, सॉइल वाटर, या फिर वाटर कम्स फ्रॉम सॉइल, वाटर comes from soil is known as होलैंड। वो पानी जो मिट्टी से आता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा जी? होलैंड कहते हैं। ठीक है, अब होलैंड क्या होता है? जो वाटर हम सॉइल से रिसीव करते हैं उसको होलैंड कहते हैं। होलैंड को हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? होलैंड इज द sum of Eckhart and Crissard plus Eckhart और Crissard का जो सम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? होलैंड बोलते हैं। ठीक है, Crissard, I think it's not visible to you. Let me raise this and write. Crissard प्लस एकार्ट, इन दोनों के सम को ही क्या कहा जाता है बेटा? होलैंड कहते हैं। अभी एकार्ट क्या है कि वो वाटर है जो अवेलेबल होता है प्लांट्स के लिए, अवेलेबल वाटर टू प्लांट्स, अवेलेबल वाटर टू प्लांट। और आपका एकार्ट क्या होता है?
अनअवेलेबल वाटर टू प्लांट्स, वो वाटर जो प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट्स, वो पानी जो प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं है वो क्या होगा, एकार्ड अवेलेबल होगा, उसको बोलेंगे क्रिसार्ड। इट इज ऑल्सो नोन एज कैपिलरी वाटर, and it is known as gravitational water. ठीक है बेटा, तो देखो जो कैपिलरी वाटर है, कैपिलरी वाटर तो क्या होगा, ऊपर खींच जाएगा, ठीक है, कैपिलरी एक्शन और कैपिलरी फोर्स के थ्रू वो तो ऊपर प्लांट में चला जाता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यू, बट जो ग्रेविटेशनल है, ग्रेविटी का तो मतलब ही क्या है, डाउन, ठीक है, तो ये नीचे ही रह जाता है और ऊपर रूट्स में या प्लांट्स को ये पानी अवेलेबल नहीं होता, इसलिए ये यूजलेस होता है। तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ वाटर होता है, एकार्ड और क्रिसार्ड, ठीक है। और यहाँ पे आपके क्या खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आपके जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे लाइट, सॉइल, वाटर और टेम्परेचर को डिस्कस किया है। यहाँ पे हमारे तीनों खत्म हो गए, बट अभी जैसे हमने टेम्परेचर में 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म देखे थे, स्टीरियोथर्मल और यूरोथर्मल, ऐसे ही हमारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे भी आएंगे कि किस किस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अलग अलग तरह की सॉइल्स में क्या कर सकते हैं, सॉरी अलग अलग तरह के वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं। इसके बेसिस पे ही हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ वाटर इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फाउंड। अब वो वाटर कौन कौन से होते हैं चलिए देख लेते हैं उसको। लेट मी इरेज दिस। Inland water, the first one is inland water, the second one is sea or ocean water, sea or ocean water, and the third one is hypersaline। नाम से पता लग रहा है हाइपरसालाइन मतलब बहुत ज़्यादा जो खारा होगा, जिसको हम लघुमंस भी बोलते हैं, ठीक है। अभी तीनों किस बेस पे अलग है वो देख लेते हैं। इनलैंड वाटर को हम फ्रेश वाटर भी कहते हैं, इनलैंड वाटर इज ऑल्सो नोन एज फ्रेश वाटर, ठीक है बेटा। इसमें होगा क्या, जो सैलिनिटी होगी वो लेस देन 5% होगी, मतलब जिसमें खारापन होगा वो लेस देन 5% होगा, salinity less than 5%। अगर मैं सी और ओशन की बात करती हूँ वहां पे सबको पता है कितना होता है सैलिनिटी। समुद्र में तो खारा पानी मिलता है बिल्कुल, इसमें कितना रहेगा आपका सैलिनिटी इज 30 to 35%। जो नेक्स्ट आता है वो आता है हाइपरसलाइन और लगून, सैलिनिटी मोर देन 100%, मतलब मोर देन 100% कैसे, मोर देन 100% से भी मतलब है जरूरत से ज़्यादा ही नमक होता है, उसमें नमकीन होता है वो, ठीक है। तो इसकी इस तरह 3 तरह के हमारे क्या होते हैं वाटर होते हैं, द इनलैंड वाटर, द सी ओशियन और हाइपरसलाइन और लगून्स, ठीक है। अब बात आती है ऑर्गेनिज्म 2 तरह के हैं, सेम वही यूरोफलाइन और स्टीनोफलाइन। यूरोफलाइन और स्टीनोफलाइन। यूरोफलाइन हमारे यहाँ पे क्या पढ़े थे, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, और जो स्टीनो थी वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे क्या होगा, टॉलरेट हाई रेंज ऑफ सैलिनिटी, वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत खारे पानी में रह सकते हैं, टॉलरेट
high range of salinity, tolerate narrow range of salinity. Okay, tolerate narrow range of salinity. तो इसके बेस पे हमारे दो तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, तीन तरह का वाटर होता है और दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा जी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स है अब वो कंप्लीट हो गए हैं बिल्कुल। उसमें किस तरह का क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है ये सब हमने देख लिया है। और वाटर में आप ये भी जरूर याद रखना कि वाटर की पीएच भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर की पीएच भी बहुत मैटर करती है। कुछ फिशेज उस पीएच पे एग्स ले कर पाएंगी, कुछ एग नहीं ले कर पाएंगी, कुछ जो और ऑर्गेनिज्म हैं वो उस पीएच पे अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ तो बिल्कुल पीक पे होंगे, कुछ बिल्कुल स्लो डाउन पे होंगे। ओके, तो ये आपका क्या हो गए, एबायोटिक फैक्टर्स खत्म हो गए। अब बात आती है कि वो इनसे कॉप कैसे करते हैं। जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं, सपोज यूरोहलाइन स्टीनोहलाइन में कैसे करेंगे, स्टीरोहलाइन यूरोहलाइन में कैसे करेंगे, या स्टीनोथर्मल यूरोथर्मल में कैसे करेंगे, यूरोथर्मल स्टीनोथर्मल में कैसे करेंगे। अब इसकी बेसिस पे हमारे कई तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। सॉरी, दो तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, वो कौन कौन से होते हैं हमारे, ओस्मो रेगुलेटर्स और ओस्मो कन्फर्मर्स। There are two types of organisms found in nature, osmoregulators and osmoconformers. देख लेते हैं क्या होते हैं आपके osmoregulators और osmoconformers। osmoregulators और osmoconformers। ठीक है, कि क्या osmoregulator होते हैं और क्या ही osmoconformers होते हैं। तो चलिए देखते हैं osmoconformers कौन, osmoregulators कौन होते हैं। रेगुलेट salinity, regulate salinity after spending high energy, after spend regulate salinity after minimum spend of energy, after minimum spend of energy। ठीक है, तो देखो रेगुलेटर्स और कंफर्मर्स, नाम में लग रहा है रेगुलेटर्स तो होते हैं जो अपने आपको रेगुलेट क्या करते हैं, अपने आपको जो देखो जो रेगुलेटर्स होते हैं ना उनकी जो कंडीशंस होती है, उनकी जो बॉडी का इन्वायरमेंट होता है वो क्या रहता है, कंटिन्यू फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। जो ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं इनके बॉडी टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं आते। इट डजेंट मैटर बाहर का मौसम क्या है, ठीक है, वो हमेशा फिक्स रहेगा। बाहर का चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, वो हमेशा एज इट इज रहते हैं। तो ऑस्मो कन्फर्मर्स को एक तरह से कोल्ड ब्लडेड भी कह सकते हैं। और जो ओस्मो रेगुलेटर्स होते हैं उनको कई सारे प्रोसेस, कई सारी एडेप्टेशंस करनी पड़ती हैं, जो बाहर के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, ओस्मो रेगुलेटर्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, ओस्मो रेगुलेटर्स, जिनका बॉडी इन्वायरमेंट, बॉडी का जो कंडीशंस हैं वो फिक्स नहीं होती। ठीक है, तो इसके बेसिस पे ही हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो आज हम हमारे इस टॉपिक को यहीं पे रखते हैं। इन नेक्स्ट क्लास हम क्या डिस्कस करेंगे, एडेप्टेशंस की। एक ऑर्गेनिज्म क्या क्या एडेप्ट करता है इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए, कितनी चेंजेस उसकी बॉडी में आते हैं, क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, क्या फिजियोलॉजिकल, क्या बिहेवियरल, मतलब ऑल टाइप ऑफ चेंजेस हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और होप सो विद इन 1 or 2 days वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर। ठीक है, बट आप लोगों को ध्यान से डेली पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। कभी बात नहीं कि अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो चाहे कितना ही पढ़ लेना, कुछ
आप लोग समझ नहीं पाओगे कि वो आपसे क्या पूछ रहा है, क्या कहना चाह रहा है। ओके, तो कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ लेना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, बाकी हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल यू स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर पेरेंट्स, योर फैमिली। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।